देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूं ग्रीन टीवी में। और ग्रीन टीवी की टीम लेकर आई है पशु चौपाल आपके द्वार। और आज पशु चौपाल हमने लगाया है हरियाणा के पलवल डिस्ट्रिक्ट के बढ़ा गांव में, जहां पे हमारे साथ बहुत सारे पशुपालक हैं और साथ ही में हमारे साथ पशुपालन विभाग के कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के सभी जो एक्सपर्ट हैं उनका। हमारे साथ हैं एसडीओ सर डॉक्टर लाल चंद्र जी, ये पलवल के जो है वो एसडीओ हैं और पलवल डिस्ट्रिक्ट के। साथ ही में हमारे साथ पलवल डिस्ट्रिक्ट के वेटनरी एक्सपर्ट हैं, वेटनरी डॉक्टर हैं डॉक्टर दीपक आर्य जी। उसके साथ ही हमारे साथ प्रगतिशील किसान क्लब के अध्यक्ष हैं विजेंद्र सिंह दलाल जी। और आयुर्वेद के सहयोग से हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, तो हमारे साथ आयुर्वेद लिमिटेड से पशु चिकित्सक डॉक्टर तन्मय सिंह जी हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी। और साथ ही में आज हम जिनके फार्म पे ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं वो है प्रगतिशील किसान ओमवीर सिंह जी। तो मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी। और साथ ही में मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे जितने भी दर्शक जो कि ग्रीन टीवी के माध्यम से हमें देख रहे हैं और जो यहाँ पे मौजूद हैं हमारे पशुपालक भाई, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम में। तो सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगी आयुर्वेद लिमिटेड से डॉक्टर तन्मय सिंह जी को कि वो बताएं हमें कि सफल डेयरी व्यवसाय को करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से आयुर्वेद लिमिटेड जो है वो पशुपालकों के लिए काम कर रही हैं। तो सर आपका स्वागत है ग्रीन टीवी में और हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को ये बताएं। थैंक यू अंशु जी। सबसे पहले मेरा सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम इस जगह एकत्रित हुए हैं, इसका पूरा श्रेय ग्रीन टीवी को और विजेंद्र सिंह दलाल को जाता है और हरियाणा गवर्नमेंट को जाता है, जिनके उपलक्ष्य में हम आज इस जगह इकट्ठे हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर भारतवर्ष हमारा देखा जाए, भारत देश, तो कहते हैं कि कृषि प्रधान है। कृषि प्रधान के साथ साथ वो पशु प्रधान देश भी है, क्योंकि हमारे देश में, भारत में मेन जो व्यवसाय है वो कृषि और पशुपालन पे है। अगर उसी चीज़ को हम अपना सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं नहीं मानता कि आगे कोई, जैसे कि अभी चल रहा है कि वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी अपना है, वो सब चीज़ें। तो उसमें ये है कि डेयरी फार्मिंग ठीक है, हमारे टाइम में मतलब अभी सब डेयरी फार्मिंग करना चाह रहे हैं, बट मेन बात आती है कि डेयरी फार्मिंग करें बट किन चीज़ों का ध्यान रखें कि डेयरी व्यवसाय एक सफल व्यवसाय बन पाए, पशु से हमको पशुधन मिल पाए। क्या होता है, हम डेयरी तो स्टार्ट कर लेते हैं बट क्या होता है कुछ 1 महीने 2 महीने बाद कुछ कारणवश हमारी वो डेयरी नहीं चल पाती, बंद हो जाती है कुछ एक कारण के कारण। तो क्या होता है, डेयरी जो होती है हमारे 4 स्तंभों पे होती है। सबसे पहला होता है अच्छी नस्ल का चुनाव करना। अगर आपने डेयरी फार्म स्टार्ट किया है तो अच्छी नस्ल लाना, पहला। दूसरा बात पशु प्रबंधन, तीसरा पशु पोषण और चौथा वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट। ये 4 चीज़ें होती हैं। अगर इन 4 चीज़ों को हम ध्यान रखें डेयरी व्यवसाय करते वक्त, पशुपालन करते वक्त, तो उससे हमारा बिजनेस क्या है, पशुधन हमको अच्छा मिलेगा और हमको भी मुनाफा होगा जो जिस काम के लिए हम कर रहे हैं। जैसे ओमवीर जी ने स्टार्ट किया, ये नस्ल लेकर आ रहे हैं, अच्छी नस्ल लेकर आ रहे होंगे कहीं से, इन्होंने प्रबंधन किया, प्रॉपर शेड वगैरह बनवा रहे हैं ये। उसके बाद फिर ये पशु पोषण पे भी ध्यान देंगे कि जानवर को क्या देना है क्या नहीं देना। उसके बाद बात आती है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा आपके बीच में चला रखा है। FMDHS के टाइम पे वैक्सीन लगती हैं उसकी। तो आप सभी से ये है कि गुजारिश, मतलब वैक्सीनेशन और डीवर्मिंग पेट के कीड़ों की दवा, इन दोनों चीज़ को हमको रेगुलर अपनाना है। अगर हम डीवर्मिंग की बात करें, पेट के कीड़ों की दवा की बात करें, तो हर 3 महीने में पशु को पेट के कीड़ों की दवा देनी है। अगर याद नहीं रहता, कि कई बार ऐसा होता है ना कि तारीख भूल गए, हम किसी काम में बिजी हो गए, या तो आप कैलेंडर में गोला मार लगा दीजिए, या फिर हमारे 3 त्यौहार आते हैं मेन, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ये 3 ध्यान रख लीजिए। उन 3 पे हमको पेट के कीड़ों की दवा देनी है। बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेट के कीड़ों की दवा, क्योंकि अगर पेट के कीड़ों की दवा नहीं दी तो पशु में जो भी कुछ स्टार्ट होता है उसके पेट से होता है। अगर हम खुद की बात लेके चलते हैं, अगर हमारा हाजमा ख़राब होता है तो हमको भी मतलब सही नहीं लगता, काम में भी मन नहीं लगता, तो वैसे ही पशु के साथ है। तो उसमें क्या होता है, आप जो पशु को जो भी चारा बाट वगैरह जो भी दे रहे हैं,
आप अपने हिसाब से बहुत अच्छा दे रहे हैं उसको, अच्छी से अच्छी चीज़ हम पशु को देने की ट्राई करते हैं। बट क्या है, अगर पशु के पेट में कीड़े हैं तो उस चारे का कोई मतलब नहीं है। आप जो भी दे रहे हैं वो पशु को नहीं दे रहे हैं, आप पशु के अंदर जो कीड़े हैं उनको आप चारा खिला रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होगा, जब भी जानवर गोबर करेगा, आपने देखा होगा गोबर में एकदम साबुत दाना, साबुत टुकड़ी वगैरह निकलता है। उसका रीज़न क्या है, उसका कारण यही होता है कि पेट में उसके कीड़े होते हैं, जिससे क्या होती है, जो पाचन होता है पशु का वो अच्छा नहीं हो पाता। तो उसके बाद वैक्सीनेशन होती है। वैक्सीनेशन के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है, तो टाइम पे उनके वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलते हैं, उन प्रोग्राम्स में आप आइए, वैक्सीन लगवाइए। उसके बाद मैं बात करूंगा कि 2 कॉमन समस्या होती हैं हमारे पशुपालन में। एक होती है थनेला, दूसरी होती है पशु का टाइम पे गर्मी में नहीं आना, ताव में नहीं आना। ये दोनों समस्याएं बहुत बड़ी समस्याएं, हमारे केवल हरियाणा के लिए ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। तो हम बात स्टार्ट करते हैं थनेला से। थनेला क्या होता है, थनेला 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है कि जिसमें लक्षण दिख रहे हैं उसको कहते हैं क्लिनिकल, और जिसमें लक्षण नहीं दिख रहे उसको कहते हैं सब क्लिनिकल। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में जिसमें लक्षण नहीं दिखते, मतलब जिसको सब क्लिनिकल कहते हैं, 70% केसेस उसी के आते हैं। सब क्लिनिकल के 70% केसेस थनेला के आते हैं। तो उसमें क्या करना है, उसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जब दूध निकालते हैं तो छींचड़े वगैरह आना, दूध का गाढ़ा होना, स्मेल सी आना, ये सब क्या होता है, सब क्लिनिकल थनेला की शुरुआती अवस्था होती है। अगर जिन लोगों को मालूम होता है कि हाँ ये थनेला है, तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर को बुलाया, कॉल किया, डॉक्टर ने आए, डॉक्टर साहब ने आए, ट्रीटमेंट कर दिया। बट कुछ एक ऐसा होता है कि हमको दिमाग में नहीं रहता, हम ध्यान नहीं देते। हम ध्यान क्या कब देते हैं, जब दूध में खून आने लगता है, जो थन होता है पूरा कठोर हो जाता है, टाइट हो जाता है, तब हम जागते हैं और तब डॉक्टर को कॉल करते हैं। तो क्या होता है, अगर हम सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस या सब क्लिनिकल थनेला में अगर हम जाग जाएं, पशु को उसी के हिसाब से उपचार दे दें, तो वो आगे कन्वर्ट होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कहते हैं ना कि घाव को नासूर मत बनने दो। घाव होता है, जब तक हमने उसको नहीं किया तो आगे जाके नासूर बन जाता है। तो वही है, सब क्लिनिकल में आपको करना है। बहुत इजी तरीका है उसको घर पे जांच करने का। ये मैस्ट्रिप करके एक पेपर आता है, पीले कलर का पेपर है ये। आपको क्या करना है, दूध की कुछ एक बूंदों को इस पेपर पे डालना है, 2 से 3 बूंदों को डालना है। अगर इस कागज़ का कलर पीले का पीला ही रहता है, चेंज नहीं होता, तो आपके पशु को थनेला नहीं है। अगर इसका कलर हल्का हरा होता है तो आपके पशु में सब क्लिनिकल थनेला शुरुआत हो गया है। अगर आपके पशु में अगर इसका कलर, ये जो कलर है नीचे बिछा रखा है, इस जैसा गाढ़ा हरा होता है, तो क्या है, सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस एडवांस है, मतलब ज़्यादा आ गया है। और अगर इसका कलर अगर नीला हो जाता है, पीले से नीला हो जाता है, तो मतलब पशु में मैस्टाइटिस है और ज़्यादा लेवल का है। तो उसमें आपको डॉक्टर साहब को बुलाना होगा, डॉक्टर साहब आएंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, 5 से 7 दिन का जो भी ट्रीटमेंट लगता है वो करेंगे। जैसे कि हमने देख लिया कि पशु को सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस है कि हल्का हरा या गाढ़ा हरा हो गया, तो उस केस में उसके बाद क्या करना है हमको, हम घर में हो सकता है डॉक्टर साहब को आपने कॉल लगाया है, डॉक्टर साहब कहीं बाहर हैं, थोड़ा दूर हैं, आने में टाइम लग जाए, तो उसमें क्या करना है आपको, मैस्टिलैब करके ये क्रीम आती है आयुर्वेद की, मैस्टिलैब करके आती है, हर्बल क्रीम है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसका विड्रॉल पीरियड मतलब जैसे कि हम कोई भी इंजेक्शन पशु को लगवाते हैं तो कुछ जब हम दूध निकालते हैं उस दूध में उस इंजेक्शन का अंश आता है, उसको हम कहते हैं विड्रॉल पीरियड। वो एलोपैथिक में होता है, ये हर्बल है, तो इसका विड्रॉल पीरियड भी नहीं है, दूध भी आपका सही रहेगा। क्योंकि दूध एक ऐसी चीज़ है, दूध को आप खुले में कहीं पे भी रखते हैं ना, तो वो उसकी स्मेल ले लेता है। जैसे अगर हम यहाँ दूध रखा है, अगर हम यहाँ बीड़ी पियेंगे तो आपको कुछ टाइम बाद लगेगा दूध में बीड़ी की स्मेल सी आने लगेगी। तो दूध एक ऐसी चीज़ होती है कि हर वैसी चीज़ को अपने में लेता है, तो इसलिए 100% प्योर है ये। इसको लगाने की विधि क्या है, जिस थन पे आपके जानवर की समस्या है उस थन को पहले साफ़ पानी से साफ़ करिए, साफ़ कपड़े से पोंछिए, उसके बाद दिन में 2 बार 5 दिन तक इसका लेप लगाना है।
केवल लेप लगाना है, लगाने के बाद रब नहीं करना, रगड़ना नहीं है, केवल लेप लगा के छोड़ देना है। तो उससे क्या आपकी समस्या रहेगी, जो दूध में छींचड़े वगैरह आना, जो सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस होता है वो धीरे धीरे कम होगा, थन में जो सूजन है वो कम होगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है, दूध निकालने के बाद हम क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते, दूध निकालने के बाद हम इधर उधर अपने काम में लग जाते हैं। तो उसमें होता है कि कभी कभार जानवर बैठ जाता है। दूध निकालने के बाद कम से कम 30 मिनट से 40 मिनट तक जानवर को बैठने नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं बैठने देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त क्या होती हैं, जो दूध नलिकाएं होती हैं जहाँ से दूध निकलता है वो खुली रहती हैं, अगर जानवर बैठ गया तो मोस्टली क्या होता है, हम लोग अच्छे से अच्छी सफाई रखते हैं अपने पशु के लिए, बट फिर भी होता है कि कुछ एक हमसे छूट गया, नहीं कर पाए, पता लगा वहाँ पे उसने पेशाब कर दिया या मल कर दिया, उसके कारण गंदगी हुई। अगर वो पशु आपका बैठेगा तो दूध नलिकाओं से वो इन्फेक्शन ऊपर जाएगा और थनेला को करेगा। तो उस केस में क्या करना है, आपने दूध वगैरह निकाल दिया, पूरा हो गया, उसके बाद आप क्या करिए, इसको केवल जो ऊपर थन होते हैं जहाँ से दूध निकलता है उस पर आप इसका लेप लगा के छोड़ दें, रोज़ाना करें। तो इससे क्या होगा, आप और सबसे पहले दूध निकालने से पहले और दूध लगाने के बाद पीपी करके आती है, लाल दवा आती है, लाल दवा से अच्छी तरह साफ़ करें, थनों को भी साफ़ करें और जो जगह जानवर की रहती है उसको भी साफ़ करें, और दूध निकालने के बाद आप ये लगा दीजिए। तो ये तो बात हुई थनेला की। दूसरी जो हमारी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या होती है कि जानवर हमारा टाइम पे, समय पे मद में नहीं आता, गर्मी में नहीं आता। अगर हमने उसका कृत्रिम गर्भधान करा दिया उसके बाद भी वो रिपीट मारता है, फिर जाता है, जिसको हम रिपीट ब्रीडर एनिमल कहते हैं। तो रिपीट ब्रीडर एनिमल कहते हैं। तो रिपीट ब्रीडर का सबसे जो मुख्य कारण होता है, एक तो वो स्टार्ट होता है कि पोषक तत्वों की कमी के कारण एनिमल, जो पशु होता है हमारा, समय पे हीट में नहीं आता है और बार बार रिपीट भी कर देता है। हम लोग सब किसान लोग हैं, हमारे खेत भी हैं, खेतों में हमने अच्छी फसल वगैरह लगा रखी है, चारा वारा हमको सब खेत से मिल जाता है, वो सब बहुत बढ़िया है। बट क्या है कि आज के टाइम पे कोई बोल सकता है कि 100% कीटनाशक फ्री हमारी फसल है या वो है, अगर होगी तो बहुत महंगी होगी और वो चारा आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, हर एक फसल में कुछ एक पोषक तत्व होते हैं। तो वो पोषक तत्व जैसे कैल्शियम फास्फोरस कॉमन है, आप सब लोग जानते हैं कैल्शियम फास्फोरस के बारे में। तो क्या होता है, पशु को सबसे ज़्यादा कैल्शियम फास्फोरस चारे वगैरह से ही मिलता है। बट आज के टाइम पे इतना कीटनाशक का उपयोग होने लगा है कि हम फसल ज़्यादा लेने के लिए हम कीटनाशक का छिड़काव करते हैं ताकि कीड़े वगैरह ना लगें और फसल हमको भरपूर मिले। तो उसमें क्या होता है, वही फसल जब हम पशु को खिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, मिनरल जो तत्वों की कमी होती है, तो उस कमी को दूर करने के लिए मिनरल मिक्सचर देना चाहिए। मिनरल मिक्सचर क्या होता है, खनिज तत्वों का एक मिश्रण होता है, जो कहते हैं ना, एक मुट्ठी आप जानवर को दिन की एक दे दो, 50 ग्राम देनी चाहिए एक मुट्ठी। और खनिज तत्व देना बहुत ज़रूरी होता है, वो जानवर को छोटे से बछिया से आगे तक ले जाएगा, दूध बनाने में मदद करता है, हड्डियां मजबूत करता है। मतलब खनिज तत्व बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप लोग, बहुत लोग होते हैं कि जो खनिज तत्व नहीं देते पशु को। कब देते हैं, जब जानवर रिपीट मारने लगता है, जानवर हीट में नहीं आता है, तब जाके हम जगते हैं, तब जाके फिर हम खनिज तत्व देना स्टार्ट करते हैं। अगर हम खनिज तत्व देना शुरू से ही ध्यान में रखें तो आगे जाके जो हम 3-4 हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं हमारे जानवर पे, अगर स्टार्टिंग में ही हम 50 रुपये का भी अगर हम देते हैं, 50 रुपये का, तो बहुत किफ़ायती रहता है। आगे तक जाने की वो नहीं रहता। उसके लिए हमारा आता है आयुमिन V5, इसमें प्रॉपर बैलेंस रेशियो में सब रहता है, पूरे मिनरल्स, विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस, जो भी मिनरल्स चाहिए होते हैं वो सब आते हैं। दूसरी बात क्या आती है, पशुओं में आती है कि वो मेरा पशु 2 साल का हो गया, 2.5 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, ताव में नहीं आया, गर्मी में नहीं आया। तो उसमें क्या होता है, हम पशु को चारा दाना पानी तो दे ही रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो ताव में नहीं आया तो हमने बंद कर दिया, तो भी दे ही रहे हैं। तो जब हम क्योंकि हम डेयरी व्यवसाय को फ़ायदे का सौदा कब कहते हैं, जब पूरे साल में हमको एक बछिया मिलती है, तब वो फ़ायदे का सौदा है। तो उस फ़ायदे के सौदों को लेने के लिए आपको ये देखना है कि जो आपके पास बछिया है उसका वजन प्रॉपर आए और 1.5 से 2 साल के बीच में वो ज्ञापन हो जाए, मतलब हीट साइन दिखाने लगे। तो उसके बाद हम कृत्रिम गर्भधान या प्राकृतिक गर्भधान, जो भी आप सही समझते हैं, वो करवाइए, ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है, जब पशु ठीक है, ज्ञापन हो गया, ज्ञापन होने के बाद उसका आगे का समय आता है।
आगे का समय आता है जब वो डिलीवरी के टाइम आता है, जब प्रसव का टाइम आता है, जब बच्चा देने वाला होता है, उस समय शिकायत आती है कि जेर अटक गई है, ठीक है, बच्चा अटक गया है, बच्चा देती पशु बैठ गया है। ये सब कॉमन समस्याएं हैं, मेरे को लगता है सबके यहाँ पे ये समस्या आती होगी। तो कभी सोचा है वो समस्याएं क्यों आती हैं कि मतलब बच्चा अटक जाना, जेर अटक जाना, पशु का बैठ जाना। जैसे कि अभी बात हो रही है खनिज तत्वों की, तो उसमें क्या होता है, जो प्रसव का टाइम होता है उस वक्त क्या होता है, जो पशु की खुराक होती है, पशु की खुराक हम कम कर देते हैं। कम इसलिए कर देते हैं क्योंकि लास्ट के 2 महीने का हम सूखे का टाइम लगते हैं। कहते हैं ना 60 दिन पशु को दूध नहीं लेना, ताकि वो अगली जब वो दूध का टाइम आए उसमें वो दूध भरपूर दे। तो उसमें क्या करते हैं, हम दाना वगैरह उसको बंद कर देते हैं। दूध जो बनता है मेन दाना वगैरह से आपके बनता है, दाना देते हैं उससे दूध बनता है, दाना हमने बंद कर दिया और ऊर्जा भी उससे मिलती है। जब प्रसव का टाइम आएगा, प्रसव के टाइम पे अब जानवर को, माँ को ऊर्जा की ज़रूरत है। हम खुद का ही एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे घर में ही बहन बेटियां जब ब्याहती हैं, ब्याह का टाइम आता है, तो उसमें क्या करते हैं, हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो घी के लड्डू देते हैं। घी के लड्डू देते हैं, वो क्यों देते हैं, ताकि उसमें क्या होगा, बच्चा और माँ दोनों को ऊर्जा मिलेगी। क्योंकि जब प्रसव का टाइम आता है तो बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है, माँ भी थक जाती है, बच्चा निकलते निकलते वो भी थक जाता है। तो वैसा ही सेम पशुओं में होता है। तो उसके लिए आपको क्या देना है, उसके लिए ठीक है आप लोग, मेरे ख्याल से कोई घी देता होगा, कोई तेल पिलाता होगा, बहुत अच्छी बात है। घी तेल पिलाना अच्छी बात है, बट एक जो थंब रूल होता है वो देखते हैं कि 3.5 से 4% ही वो होना चाहिए, वसा, जिसको हम वसा बोलते हैं। अगर आप पशु को खल दे रहे हैं, बिनोला वगैरह की ये दे रहे हैं, तिलहन दे रहे हैं, तो उसी में इतना निकल जाता है, 3.5 से 4% निकल जाता है वसा कि उतना। बट फिर भी क्या है, आजकल हाइब्रिड हो रहे हैं, मतलब एनिमल्स की ब्रीड भी ज़्यादा आ रही है, तो उस हिसाब से हम ज़्यादा तेल देते हैं। ज़्यादा तेल देने का नुकसान क्या है, ज़्यादा तेल देने का नुकसान ये है कि अगर यहाँ पे एक पानी की बाल्टी है, मैं पानी की बाल्टी के ऊपर तेल के छींटे मार दूँ तो उसके ऊपर क्या होगा, या फिर एक कैरोसिन के छींटे मार दूँ तो आपने देखा होगा उसके ऊपर एक परत जम जाती है ना, पानी नीचे रह जाता है, तेल ऊपर रह जाता है। तो जब हम पशु को वो तेल देते हैं या घी देते हैं तो पशु के पेट में भी वो जाता है, पशु के पेट में भी वो एक परत जमा लेता है। पशु के पेट में बहुत से सूक्ष्म जीवी होते हैं जो पशु के चारे को पचाने में सहायता करते हैं। चारा पचता है, पशु को ऊर्जा मिलती है, कुछ ऊर्जा पशु के शरीर में दूध बनाने के लिए लगती है, कुछ ऊर्जा लगती है पशु को अगली टाइम हीट पे लाने के लिए, शरीर बनाने के लिए। तो क्या होती है, अगर वो परत बन जाएगी, सूक्ष्म जीवी अपना काम नहीं कर पाएंगे और चारा पचेगा नहीं और गोबर में आपके चारा आएगा। अगर पशु का पाचन खराब है, उसकी क्या हम देख सकते हैं, या उसके पेट में कीड़े हैं, उसकी कॉमन चीज़ है, उसके पशु की दोनों आँखों से इधर गीड़ आना स्टार्ट हो जाएगा, आंसू आने स्टार्ट हो जाएंगे। जो पशु गोबर करेगा वो बदबूदार गोबर होगा। जैसी पशु गोबर करेगा उसके छींटे उड़ेंगे, मतलब छींटे उड़ते हैं ना, पशु करता है एकदम पाली, वो सब मतलब उसका मतलब होता है पशु में पाचन संबंधी समस्याएं हैं, एक। दूसरा, पशु में कीड़ों की समस्या है, 2। तो उस समस्या को हमको दूर करने के लिए, पाचन संबंधी समस्या को दूर करने के लिए रूचामैक्स करके ये आता है, पाउडर फॉर्म में रहता है, रूचामैक्स रहता है ये। इसकी डोज भी बहुत कम है, केवल 15 ग्राम एक पैकेट लगता है एक जानवर को, छोटे जानवर को 7.5 ग्राम लगता है। ये क्या करता है, पशु का पाचन भी अच्छा करता है। पाचन के साथ साथ दूसरा क्या करता है, अगर पाचन अच्छा होगा तो दूध प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। और दूसरा क्या होता है, ये मैस्टाइटिस जो थनैला है उसमें भी हेल्प करता है, क्योंकि ये इसकी हमारी रिसर्च है, सोमेटिक सेल काउंट करके एक चीज़ होती है, तो ये सोमेटिक सेल काउंट पे भी काम करता है। तो उससे क्या, थनैला की समस्या भी कम होती है। अगर डायरिया होता है पशु में, दस्त वगैरह होते हैं, दस्त की समस्या वगैरह होती है, तो उसके लिए हमारा डायरोक आता है, डायरोक दीजिए, ये भी 100% प्योर सेफ है। और मैं बात कर रहा था काविंग की। काविंग के टाइम पे क्या होता है, हमने जेर अटकती है, जेर अटकती है तो उसमें क्या करते हैं, अगर 4 से 5 घंटे में जेर निकल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम वेट करते हैं 7 घंटे 8 घंटे तक वेट करते हैं, अब गिरेगी अब गिरेगी अब गिरेगी, नहीं गिरती, 12 घंटे हो जाते हैं। आपके नियर बाय जो भी डॉक्टर साहब होते हैं, आप उनको बुलाते हैं, कॉल करते हैं, डॉक्टर साहब आते हैं, उसके बाद हाथ से जेर निकालते हैं, अंदर बोलस छोड़ देते हैं, इन्फेक्शन ना हो, संक्रमण ना हो,
ठीक है, 1-2 टीके लगा के। उसके बाद क्या होगा, जेर तो निकल गई, बट जेर निकलने में जो हमने निकाल के खींची है, चीज़ को खींचा है, तो उससे क्या होता है, हर एक चीज़ की एक वो होती है, टोनिसिटी होती है। जब हम किसी चीज़ को जबरन खींचते हैं तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होता है। तो वो एक चीज़। दूसरा क्या होता है, पशु अगले टाइम हीट में समय पर नहीं आएगा, ये भी रहता है। गर्भाशय का वापस अपनी पुनर्वस्था में आना बहुत ज़रूरी होता है, तभी पशु आगे अपनी टाइम पे हीट में आएगा। आपने जेर तो निकलवा दी, बट उसमें क्या होता है, आगे के लिए नहीं हो पाता। उसके लिए क्या है, उसके लिए ये एक्सापार करके टॉनिक आता है। इसको 200 ml पहले दिन देना है, उसके बाद 100 ml 3 से 4 दिन देके 1 लीटर पूरी कंप्लीट डोज आपको पशु को दे देनी है। ये क्या करेगा, एक तो जेर को गिरवा देगा, समय पे जेर गिरवाने में हेल्प करेगा। दूसरा, गर्भाशय को वापस पुनर्वस्था में लाएगा ताकि वो अगले ब्यात के लिए जानवर तैयार हो जाए। तीसरा, पशु को जो ब्यात के बाद जो हीट आती है उस हीट पे टाइम पे लाएगा। और इसका मेन एडवांटेज क्या है, मोस्टली क्या होता है कि प्रसव के बाद, जेर गिरने के बाद जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो कुछ एक कम होता है, कम हो जाता है। बट इसके संग ये रिसर्च हुई है, क्लिनिकल ट्रायल है इसका, इसमें दूध कम नहीं होता है पशु का। आप इसको देंगे तो पशु का जो पिछली ब्यात में जो दूध था नियर अराउंड आसपास उसके वो ही रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। और 100% प्योर है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हर्बल प्रोडक्ट है ये बात होगी जेर की, थनेला की। जो मेन जो 2 समस्याएं होती हैं, ये 2 समस्याएं मतलब अगर हम, जैसे मैं शुरू से स्टार्ट किया था, अच्छी नस्ल का लेना, पशु प्रबंधन, पशु पोषण, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन, इन 4 चीज़ों को अगर हम दिमाग में रख लें और टाइम पे डीवर्मिंग कराएं, हर 3 महीने में एक थंब रूल बना लें कि मतलब 3 महीने होते ही मतलब डीवर्मिंग करानी ही करानी है, तो आपका पशु आधा तो स्वस्थ वैसे ही रहेगा। क्योंकि पशु में जो भी बीमारियां स्टार्ट होती हैं पशु के पेट से होती हैं, और पशु का पेट सही तो पशु सही, पशु सही तो हम किसान खुश। ठीक है, तो यही है। अगर आपके कुछ भी और समस्याएं हैं तो अभी यही हैं, डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर तन्मय सिंह जी। ये इन्होंने बताया कि किस तरीके से सफल डेयरी व्यवसाय आप कर सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अपने पशु चौपाल को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे साथ हैं आज डॉक्टर लाल चंद जी। ये एसडीओ है पलवल और होडल गांव के, और या पलवल और होडल डिस्ट्रिक्ट के। और इनसे जानते हैं मेनली जो हमारे पास ज़्यादातर सवाल आते हैं कि स्कीम्स के बारे में, सरकार की योजनाएं के बारे में, कि क्या योजनाएं हैं पशुपालन में और किस तरीके से उसका लाभ उठा सकते हैं। तो मैं सर आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमारे पशुपालक भाई बहनों को बताएं कि क्या क्या आपके जो डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या योजनाएँ चल रही हैं और किस तरीके से जो हमारे पशुपालक हैं वो लाभ उठा सकते हैं उसका। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ग्रीन टीवी को और आयुर्वेद से आए अधिकारीगण, जिन्होंने मेरे को मौका दिया, जो आप लोगों के दर्शन हुए और आप लोगों से हमारी बातचीत हो पाएगी। हम अपने गवर्नमेंट की तरफ से जो जो स्कीमें चल रही हैं वो आप लोगों को बताएं, जिसका फ़ायदा आप लोग उठा सकें। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है, सबसे पहले काम हमारा ट्रीटमेंट का है। जिनके भी पशु बीमार होते हैं, हमारा डिपार्टमेंट इनका इलाज करता है। जो हॉस्पिटल टाइमिंग है वो आपको पता है। उसके बाद में भी, रात को भी, दिन को, जब भी कोई पशु बीमार होता है तो कोई न कोई अधिकारी कर्मचारी वहाँ तक पहुँचता है। तो इसके साथ साथ जो पशु जैसे बीमार होते हैं तो गवर्नमेंट की ये स्कीम होती है कि भी पशु बीमारी ना हो, इनके लिए हम कुछ काम करें। तो पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए एक टीकाकरण काम होता है, वैक्सीनेशन होती है, वैक्सीन लगाई जाए जिससे कि कोई बीमारी पशुओं में ना आए। तो बहुत सी वैक्सीनेशन जैसे हमारी पहले से चल रही हैं, जैसे गलघोटू की, मुंह खुर की है, जो हम हर साल में 2 बार लगा रहे हैं। आप लोगों के घर कर्मचारी डोर टू डोर आते हैं, ये वैक्सीन लगाते हैं। ये वैक्सीन लगाने से आपको जो बीमारी की वैक्सीन लगती है उससे पशुओं को उस बीमारी फैलने से बचाव होता है। और आपको पता है कि मुंह खुर और गलघोटू की कितनी खतरनाक बीमारी है। ये पशु में आ जाती है तो पशु का बचना बहुत मुश्किल होता है। अगर बच भी जाए तो दूध से चली जाती है और इलाज में पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो इसमें कई बीमारियों का जैसे टीकाकरण हो रहा है पशुओं में। जैसे गाय भैंसों में हम मुंह खुर और गलघोटू का टीकाकरण कर रहे हैं।
भेड़ बकरियों में सी पॉक्स है, ETV है, इनका होता है टीकाकरण। सूअरों में भी होता है, स्वाइन फीवर का टीकाकरण करते हैं। और कई जगह ब्लैक वाटर का भी, जहाँ ज़्यादा पानी या लॉगिंग एरिया है वहाँ ब्लैक वाटर का भी टीकाकरण करते हैं। अब फिलहाल जो टीकाकरण का कार्य चल रहा है हमारे यहाँ, एक ब्रुसेला नाम की बीमारी है, उसका टीकाकरण हम लोग कर रहे हैं घर घर जाके। तो ये जो टीकाकरण है, ये 4 से 8 महीने की जो बछड़ी है या कटड़ी है, फीमेल काफ को ही होता है ये। और ये इतनी खतरनाक बीमारी है, ये आप लोगों को पता नहीं है। ब्रुसेला में जो इस पशु के हो जाती है तो उसका क्या है कि या तो मतलब गाभिन ठहरती नहीं है, अगर ठहर जाती है तो लास्ट क्वार्टर में, मतलब आखिरी के 3 महीनों में वो बच्चा डाल सकती है। और फिर आगे वो उसको दिक्कत रहेगी और वो फिर आगे गाभिन शायद ना ठहरे, या ठहरेगी तो फिर बच्चा डाल देगी। और इससे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि वो जो पशु जिसके ये बीमारी है, वो बीच बीच में ये बीमारी फैलाती रहती है। उसके सांस से भी बीमारी फैल सकती है, और उसके जो जेर वगैरह डालती है उसमें भी होता है, और उसके काफ में भी वो उस बीमारी के लक्षण होते हैं। और ये बीमारी सबसे ज़्यादा खतरनाक मैंने इसलिए कही है कि ये पशु से इंसान के अंदर आ जाती है। सबसे ज़्यादा खतरनाक इसमें यह है कि ये हमारे को लग सकती है। पशु से पशु को तो लगती है, ये पशुओं से हमको भी लग सकती है। तो सरकार ने ये फैसला किया कि भी कैसे भी करके हमें इस बीमारी से रोकथाम करनी है। तो इसमें सिर्फ फीमेल काफ को ही 4 से 8 महीने की जो कटड़ी या बछड़ी है, उनको ही ये टीका लगता है। ना बड़े जानवर को भी नहीं लगता है और मेल को भी नहीं लगता है। अगर उनको हम ये टीका लगाते हैं तो ये वो कैरियर हो जाते हैं और उनमें वो फिर बीमारी आगे फैला सकते हैं। लेकिन 4 से 8 महीने की कटड़ी बछड़ियों को अगर ये टीका लगाते हैं तो वो ताउम्र, लाइफ लॉन्ग, मतलब ज़िंदगी भर उसमें वो बीमारी नहीं आएगी। टीका घर घर जाके लगा रहे हैं, कोई नुकसान नहीं है। एक उसको टैग नंबर लगाते हैं, उसका एक बिल्ला नंबर लगाते हैं। कुछ लोगों को ये होती है भाई बिल्ला क्यों लगाते हो? बिल्ला का नंबर ये है कि भाई एक कटड़ी या बछड़ी को आज टीका लगाया तो उसको आज वो बिल्ला नंबर लग गया, तो उसका मतलब ये है कि इसको लग चुका है, उसको दोबारा नहीं लगना है। और वो एक आइडेंटिफिकेशन हो जाती है उसकी, और वो हमारे भी कंप्यूटर में वो इंदराज हो जाता है। तो कोई खोल के देखेगा तो भाई फलां आदमी की इतने नंबर की जो कटड़ी बछड़ी है वो वैक्सीनेटेड है। कल को आप बेचते हो तो आप किसी को भी कह सकते हो भाई ये मेरी कटड़ी है ना, वैक्सीन ब्रुसेला से वैक्सीनेटेड है, तो उसकी कीमत भी बढ़ेगी। वो उसको डिजीज फ्री समझेगा भाई ये इसमें बीमारी नहीं है। तो अब ये प्रोग्राम फिलहाल मैं इसलिए इस बात पे जोर दे रहा हूँ, ये प्रोग्राम पूरे हरियाणा में अब चल रहा है और ये वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध रहेगी। 4 महीने बाद फिर हम लगाएंगे। तो किसी की भी बचनी नहीं चाहिए, और इसमें टैग लगवाना है और एक उसका आधार नंबर, फ़ोन नंबर देना होता है, क्योंकि उससे उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और रजिस्ट्रेशन के मामले में ये सब पशुओं का रजिस्ट्रेशन होना है। मैं आपको बता दूं, सभी पशुओं के बिल्ले डलने हैं, सभी पशुओं का रजिस्ट्रेशन होना है हरियाणा में। मतलब अगर आप एक दिन ये ऐसा आएगा, आप खोल के देखोगे भाई दलाल साहब का नाम खोल के देखोगे तो इनके कितने पशु हैं ये बता देंगे, कितने कितने नंबर के हैं। और अगर इन्होंने रिकॉर्ड कराया तो उसमें रिकॉर्ड भी आ जाएगा कि भाई इनकी इस भैंस ने इतना दूध दिया है, इनकी इस गाय ने इतना दूध दिया है। ये चीज़ भी उसमें उपलब्ध रहेगी, और उसको देखकर जिसने पशु खरीदना है भाई मेरे को तो 20 किलो दूध की भैंस चाहिए, तो वो भी उसमें देख सकेगा किसकी कितनी 20 किलो की दूध किस किस की भैंस है जो दे रही है। ये रिकॉर्डेड होगा। तो ये सारे पशुओं की रजिस्ट्रेशन होना है, सभी पशुओं को पोर्टल पे डाला जाएगा, और सब का जैसे आदमी का जैसे जनगणना जैसे हो रही है ऐसे पशुओं की गणना हो रही है, और उनमें सब में ये डिटेल ली जाती है। तो फिलहाल मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई गांव में जब भी टीकाकरण के लिए लोग आएँ, आप उससे 4 से 8 महीने की कटड़ी या बछड़ी, फीमेल को ही लगेगा, मतलब मर्द को नहीं, उनके ये टीकाकरण जरूर करवाएं। अब ट्रीटमेंट के बाद में हमारा वैक्सीनेशन है। तो वैक्सीनेशन का मतलब ये होती है कि भाई हम ये चाहते हैं भाई ये बीमारी आए ना। कई लोग हम घर जाते हैं तो नु कहे जी मारी का तो बीमारी है ना जी, टीका मत लगाओ। बीमारी के लिए नहीं है, बीमारी के बचाव के लिए टीकाकरण है। और देखो बहुत लोग कहते हैं जी ये तो दूध दे रही है जी, ये तो गाभिन है जी,
देखो हमें भी पता है, डिपार्टमेंट के सबको पता है, जो रिसर्च कर रहे हैं उनको भी पता है कि पशु जो रख रहा है वो दूध के लिए रख रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। पहले जो गलघोटू का टीका आता था उसके लगने से दूध थोड़ा जलता था, कई बार किसी पशु को ज़्यादा भी जल जाता था, लेकिन अब जो दवाइयाँ वैक्सीन आ रही हैं इनका बहुत मिनिमम इफेक्ट है। बहुत से पशु को तो कोई इफेक्ट नहीं है, और होता है तो कम होता है। और वैक्सीन में थोड़ा सा मिनिमम टेम्परेचर बढ़ता है, उस वजह से 1 दिन 2 दिन पशु का थोड़ा बहुत दूध घट भी जाता है किसी पशु का। 2 दिन बाद वो सही हो जाए, इसका खाना पीना ठीक करो तो वो सही हो जाता है। तो इसके बाद हमारे डिपार्टमेंट की कुछ स्कीम जैसे हैं, जैसे पशुओं का बढ़िया क्वालिटी के पशु जो रखे हैं उनके प्रोत्साहन के लिए सरकार ने एक स्कीम चलाई हुई है, गोवर्धन और इंटेंसिव मुर्रा डेवलपमेंट IMDP की 2 स्कीम चल रही हैं, जिसमें जो लोग बढ़िया पशु पाल रहे हैं, जैसे दलाल साहब है जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, ये जो बढ़िया पशु पाल रहे हैं उनको गवर्नमेंट भी प्रोत्साहन कर रही है। तो जो इनमें जैसे पशु का दूध रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसका क्या प्रोसेस है, भाई किसी का बढ़िया पशु नस्ल का बढ़िया है और बढ़िया दूध दे रहा है, तो भैंस के मामले में है 18 किलो दूध मिनिमम। जिसका पशु 18 किलो से ऊपर दूध दे रहा है वो सरल पोर्टल पे saral.gov.in उस पर जा करके वहाँ मतलब अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। देखो कंप्यूटर वाले पे किसी पे भी चले जाओ, अपना आधार कार्ड या कुछ ले जाओ और उसको बता दो भाई मेरी भैंस है ना इतना दूध दे रही है, इस पे पोर्ट पर रजिस्टर कर देगा, बस वो पोर्टल पे डालेगा। डालते ही वो हमारे डिप्टी डायरेक्टर के दफ्तर में खुलेगी, SDO के खुलेगी, वो वहाँ से निकालेंगे और वो फिर भेज देंगे मतलब उसको वहाँ के डॉक्टर को, जो लोकल डॉक्टर है। डॉक्टर वहाँ देखेगा नस्ल, भाई आपकी नस्ल की है कि नहीं। गवर्नमेंट भैंस के मामले में मुर्रा को प्रमोट कर रही है। मुर्रा एक ऐसी भैंस है जो इसका ओरिजिन हम हरियाणा मान रहे हैं, हरियाणा में है और सबसे ज़्यादा यही है। वो देखने में बढ़िया और दूध में बढ़िया, ठीक है। तो मुर्रा नस्ल की भैंस होगी, वो देखने आएगा और ठीक है जी, वो वेरीफाई कर देगा जी भैंस मुर्रा की है। उसके बाद हम मालिक को एक डेट देंगे, अबे इस तारीख को आप इसका दूध एक सार्वजनिक स्थान पे निकाल के दिखा दो। 4 टाइम में 2 डॉक्टर, एक SDO, एक कमेटी बनेगी, एक गांव का कोई मोजीज मेंबर भी लेते हैं, सरपंच लंबरदार जो हो, वो उनके प्रेजेंस में दूध काट के दिखा दे। 4 टाइम दूध लेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे, वे दिन भर में इसमें दूध 18 किलो है, 20 किलो है, तो 18 किलो से 22 किलो दूध की भैंस के लिए 15,000 का इनाम है, ठीक है। और 22 से 25 के लिए 20,000 इनाम है, और 25 से ऊपर दे रहे हैं उसके लिए 30,000 रुपये इनाम है। लेकिन एक सावधानी इसमें यह है कि आपका पशु जब ब्याता है, ब्याने के 5 दिन से 30 दिन के अंदर अंदर ये रजिस्ट्रेशन कराना है। दूध हम बाद में नापेंगे, आपका दूध शायद उस टाइम 18 ना हो, कम भी हो, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन उसका करवाओगे 5 से 30 दिन के अंदर। आपका रजिस्ट्रेशन 30 दिन के अंदर हो जाएगा, फिर वो डॉक्टर चेक करेगा भाई ब्रीड सही है, और फिर हम आपसे पूछेंगे बहुत बताओ जी कितनी तारीख को हम रख दे। आप कहो जी मेरी दूध तैयार है, तो अपनी डेट ले लो और वो उनके प्रेजेंस में, कमेटी के प्रेजेंस में दिखा दो, और 15, 20 और 30,000 तक का इसमें इनाम है। ऐसे ही गाय का है, गाय में भी वही है कि 5 से लेके 30 दिन के अंदर अंदर आपने वो पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना है। आपकी देसी गाय हरियाणा है, 8 किलो से 10 किलो दूध में उसका 10,000, 10 से 12 में 15,000 और 15 से ऊपर 20,000, ये उसमें इनाम है। इसमें साहिवाल गाय भी है। साहिवाल गाय में आपके अगर 10 किलो से 12 किलो दूध दे रही है तो 10,000 इनाम है, 12 से 15 है तो 20,000 इनाम है, और 15 से वो है 10, 15 और 20। एक बिलाई और होती है, एक गाय है, छोटी पहाड़ी क्षेत्र में मिलती है, वो अपने यहाँ मिलती नहीं है। ये एक स्कीम है, ये बढ़िया फार्मर को प्रमोट करने के लिए है और बढ़िया जर्म प्लाज्म को मेंटेन करने के लिए है कि बढ़िया पशु को बेचे ना। हमारे क्या होता है कि भाई दूध पशु ताज़ा ब्याई है, बढ़िया दूध दे रही है, वो तुरंत बेच देते हैं, अच्छा पैसा लग गया तुरंत बेच देते हैं। तो सरकार चाहती है कि आप ये 2 बार आप लगा सकते हो उसके लाइफ में। अगर मान लो आपकी भैंस अगर 18 किलो भी दूध दे रही है तो अब उसको 2 साल तक आप लगा सकते हो।
तो बहुत बढ़िया स्कीम है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए भी हमारा महकमा एक स्कीम चला रहा है, मिनी डेयरी। भाई बेरोज़गार लोग हैं, जमींदारा और किसान खेती से संबंधित है, हमें ये काम आता है और को काम आता नहीं है जिसको, भाई मैं तो खेती करना चाहता हूँ, जमींदार साथ में पशुपालन करना चाहता हूँ, तो डेयरी की स्कीम है, वो उसमें मिनी डेयरी की स्कीम ले सकता है। 4 से लेकर 10 भैंस तक की स्कीम है, 25% सब्सिडी है, ठीक है। और एक भैंस की कीमत 80-85 हज़ार से लेकर 1 लाख तक है। इसमें भी वही है, पोर्टल पे जाकर सरल पोर्टल पे अप्लाई करना है, एक बैंक से एक कागजी लेकर आनी है कि भाई बैंक से डिफ़ाल्टर नहीं होना चाहिए। जब कल को आप सारा काम करो फिर बैंक में डिफ़ाल्टर नहीं निकला हो तो फिर नहीं होगा। तो बैंक वाला 1 लाइन लिख 2 लाइन लिख कर दे देता है, अगर भाई इसको रामलाल को लोन देने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, मतलब वो कोई डिफ़ाल्टर नहीं है। और उसके बाद में पोर्टल पे जा कर के आधार कार्ड, 1-2 आईडी ले जाओ, अपना ड्राइविंग लाइसेंस हो या किसी पर और कोई आईडी हो, 2 आईडी ले जाओ, एक अपना बैंक की पासबुक ले जाओ और कोई कैंसिल चेक है तो वो ले जाओ, ठीक है। ये जाके वहाँ अपलोड कर दो, वही बात है, वो फिर हमारे पास आएगी, हम फिर आपको बुलाएंगे, जो कागज़ चाहिए वो लेंगे, फिर उसकी फ़ाइल बना करके हम सीधा बैंक में भेज देंगे। जिस बैंक की आप कहोगे, अब मेरा एरिया का बैंक ये है और मेरा इसमें खाता है, मेरे इसमें भेज, तो उसमें चली जाएगी फाइल और आपका लेन देन सही है तो आपकी हम भी सिफारिश करेंगे और आप खुद भी करवा लाओगे, ये मेरे इतने पशु का दे दो, तो लोन वो दे देते हैं, सैंक्शन महकमे में आते हैं, परचेज करा लेते हैं। उसके बाद 20 से 50 की स्कीम है, जिसको हाईटेक हम बोलते हैं, हाईटेक डेयरी है वो, जैसे ये इनने कर रखा है, ठीक है। में इंटरेस्ट सब्सिडी है, इंटरेस्ट सब्सिडी है और 25% मार्जिन मनी है। आपने मान लो जितने का लोग है उसका 25% पैसा आपने जमा कराना पड़ेगा, बचे हुए 75% पे जो भी ब्याज लगेगा 5 साल तक गवर्नमेंट देगी। जो भी किस्त बनेगी आप अमाउंट लोगे उसको 5 साल में डिवाइड कर देंगे, महीने वाइज भरो आप, और उसकी जो भी ब्याज लगता है, उसके जब भी ब्याज 6 महीने में लगता है, आप बैंक में जाओ, उसकी एक स्टेटमेंट निकलाओ, बैंक वाला मोहर मार के बताए ये तेरा ब्याज लगा भाई, वो ला के हमें दे दो, हम उसको आगे डिप्टी डायरेक्टर दफ्तर में भेजेंगे, वो बजट आते ही वो उसमें खाते में डाल देंगे। बहुत बढ़िया स्कीमें हैं, कोई करना चाहे उसके लिए तो है बढ़िया। हाँ, ऐसा नहीं है पहले की तरह, ऐसा नहीं है भाई लोन ले लिया, सब्सिडी डल गई खाते में, अब बंद करो काम, भैंस बेच दी। अब इसमें है कि हम पैसा जब देंगे जब पशु को जाके वेरीफाई कर लेंगे, और वो जैसे आपका लोकल डॉक्टर है तो वो लोकल डॉक्टर की बजाय दूसरे डॉक्टर की ड्यूटी लगती है, भाई जाके देख का फलां के पशु हैं तो उसकी सब्सिडी डल जाती है, पशु रखने पड़ेंगे। तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की ये स्कीम है। इसमें कोई सुअर फार्म, कोई बकरी फार्म, भेड़ फार्म अगर ये भी लेना चाहे तो इसमें भी 25% की सब्सिडी है, सुअर का भी ले सकता है और भेड़ बकरी पालन के भी ले सकता है। और इसमें अगर कोई शेड्यूल कास्ट है और वो मिनी डेयरी करना चाहता है तो उसके लिए 50% की सब्सिडी है 25 की बजाय, और भेड़ बकरी पालन कोई करेगा उसके लिए 90% की सब्सिडी है। तो ये बहुत बढ़िया स्कीम महकमे की चल रही हैं, काफ़ी पुरानी स्कीमें हैं और खूब लोग फ़ायदा उठा भी रहे हैं, और आप लोग भी अगर कोई करना चाहे तो इसका फ़ायदा उठा सकते हो। और कोई बहुत गरीब आदमी है और जो कोई मुर्गी पालन करना चाहता है, थोड़ी बहुत रखना चाहता है, तो गवर्नमेंट असील जो मुर्गे, देसी मुर्गे होते हैं, उनके बच्चे 50 बच्चे 10 दिन कम से कम पुराने, 10 दिन के उम्र के कम से कम घर पे छोड़ के जाते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, गरीब होना चाहिए और कोई पैसा नहीं लेते। साथ में एक फीडर जिसमें चारा डालते हैं, एक पानी पिलाने वाला वाटर, वो भी साथ में फ्री देते हैं। एक और स्कीम आपको बताऊंगा, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा कि इनको और भी को बोलना है। एक PKCC की स्कीम शुरू करी है। पहले हमने KCC शुरू था, हमारे किसान क्रेडिट कार्ड बनते थे किसी के लिए, अब पशु किसान कार्ड बनने शुरू हो गए हैं, और मेरे ख्याल में जो पशुपालन कर रहा है उसके लिए बहुत बढ़िया स्कीम है।
जैसे खेती पर लोन देते हैं भाई, इतना पैसा मिलता है भाई, 1 लाख रुपए तक 1 एकड़ पे मिल रहा है, 80,000 से 1 लाख तक बैंक अपना देख के दे रहा है। तो ऐसे ही अब पशुओं पे भी ये लोन PKCC मिल रही है, जिसमें 2 पशु हैं तो 2 के हिसाब से वो पैसे देंगे, 4 हैं तो 4 के हिसाब से पैसे देंगे, और उनका जो चाट बाट का खर्चा मंथली जो नहीं निकल पाता तो वो उससे ले सकता है। और वही स्कीम है, 7% इसमें ब्याज लगता है, लेकिन हम साल में एक बार उसको क्लोज कर देते हैं। एक बार पूरा पैसा भर दिया, 2 लाख लिया, 2 लाख भर दिया, 3% की सब्सिडी मिल जाती है, सिर्फ 4% में आपका पैसा रहता है और कुछ नहीं करना उसमें। सीधा एक एप्लीकेशन लगा कर बैंक वाले से करवाने, डॉक्टर जितने पशु हैं आपके, 2 भैंस है 1 गाय है तो 3 का सर्टिफिकेट बना के दे देगा भाई, इसकी ये है, उनका टैग लगा के ले जा भाई। सरकार स्कीम का अगर बीमा है तो बीमा स्कीम में हो जाता है 100 रुपये में, जनरल का, SC में फ्री है, 10 रुपये रखे तो फ्री है, तो ये इसमें बीमा हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती। तो मेरे ख्याल में बहुत बढ़िया स्कीम है, जो आदमी फ़ायदा उठा सकता है, करना चाहे वो कर ले। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर से अगर कोई सवाल पूछना है तो मैं सवाल जवाब अभी करेंगे हम। आपने मिनी डेयरी के बारे में बताया, तो मिनी डेयरी अभी हम जहाँ पे ये पशु चौपाल आयोजन कर रहे हैं, तो इन्होंने है प्रगतिशील किसान ओमवीर सिंह जी, और इन्होंने इसका लाभ उठाया है। तो जनरली जो पशुपालक या किसानों की जो समस्या होती है कि अधिकारी लोग बता तो देते हैं लेकिन मुश्किल होता है वो प्रक्रिया, तो मैं चाहूँगी कि एक किसान के माध्यम से, एक पशुपालक के माध्यम से हम बताएं सर, क्या क्या प्रोसेस हुआ, आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस स्कीम का लाभ उठाने में, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज़। ऐसा है जी, ना तो इसमें ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत है, ये कई स्कीम ऐसी चलाएंगे सरकार ने, जैसे उज्ज्वला स्कीम है, इसमें 10 लाख तक दे किसानों ने, और अब जो स्कीम चली है ब्याज मुक्त, 20 भैंसन को, 10 को, 50 को जो किसान ले उसका ब्याज सरकार देगी, किसान को देन नहीं है। और जिस किसान के अच्छे लेन देन, अच्छे ताल्लुकात हैं, उन्हें बैंक कोई आपत्ति न करे, न कोई और करे, न कोई अफसरान नहीं करे, बिल्कुल जल्दी दे और टाइम पे दें और सही दें, हमें तो कोई परेशानी बनी ना। जी धन्यवाद सर। तो मैं चाहूँगी कि आप लोगों का अगर कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हैं किसी भी हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे, तो आप हाथ ऊपर कर लीजिए और हम एक एक करके जो है वो सवाल, अगर कुछ समझ में ना आया हो, किसी स्कीम के बारे में कोई जानकारी आपको लेना हो, कोई सवाल सर? पहले सर आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम गंगाराम, मैं संस्कृत लेक्चरर से रिटायर हूँ। जो आपकी स्कीम बता रहे हैं, पहली बार तो मोस्टली बैंक वाले बात नहीं करते, लोन नहीं देते, ये खाली मुझे ऐसा लगता है कागजों में है, और बैंक वाले दे भी देते हैं तो बिना रिश्वत के नहीं देते। मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं, सबूत भी हैं। मैं गांव दूधौला से बिलोंग करता हूँ, मेरे वहाँ भी एक हॉस्पिटल है, वो डैमेज हुआ पड़ा है, उसका पत्राचार किया डायरेक्टर तक, कोई जवाब नहीं आया। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज को जो भी स्कीम सरकार की हैं वो शायद हो सकता है 10-20% ही मिलती होंगी। तो मेरा जो ये है कि इसमें सुधार अगर हमारी सरकार लाती है तो लाभ मिल सकता है, वरना तो लाभ मैडम कहने का दिख रहा है भाई हम। जी सर, ये सिर्फ एक किसान नहीं या एक पशुपालक नहीं, ऐसे बहुत सारे जो हैं वो किसान हैं हमारे देश में जो कि पारदर्शिता जो है वो नहीं हो पाता है, वो लाभ नहीं मिल पाता है। तो मैं डॉक्टर दीपक आर्या जी से जानना चाहूँगी कि सर वो पारदर्शिता बना रहे, इन स्कीम्स को लेकर सही में मुनाफा हो, उसके लिए क्या कर रही है आपकी डिपार्टमेंट, इसके बारे में बताएं। हेलो एवरीबॉडी। जो अभी ये हमारे मास्टर जी ने बताई बात हमें भी, तो इसमें जैसे हमारे जो साहब ने बताया था, सेम वही चीज़ है पहले कि अगर किसी का बैंक से लेन देन अच्छा नहीं है, जैसे हमारे ओमवीर जी ने बताई, अगर बैंक से आपका लेन देन अच्छा नहीं है तो जो ये स्कीम हमारे जो साहब ने बताई है उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको बैंक से एनओसी लेना है। एनओसी का मतलब ये होता है कि आपका बैंक से लेन देन ठीक है, आप पैसा लेके भागोगे नहीं। अगर बैंक
आपका खाता देखता है। अगर बैंक को लगता है कि आप जो है बैंक से पैसा ले लोगे और बैंक से पैसा लेने के बाद आपके पास उसको चुकाने का तरीका भी है, डेयरी के माध्यम से या कोई और आपके पास पैसे का कोई और जरिया है, अगर बैंक को ऐसा लगता है कि उसको पैसे वो वापस मिल जाएंगे तो बैंक आपको लोन देगा, एनओसी, बैंक आपको एनओसी देगा। अगर बैंक आपको एनओसी देता है, अगर बैंक एनओसी नहीं देता तो हमारे डिपार्टमेंट को कोई काम ही नहीं बचता उसमें। फिर इसका मतलब यह है कि बैंक को यह लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा पैसा डूब जाएगा। लेकिन अगर बैंक को ऐसा लगता है कि उसका पैसा नहीं डूबेगा तो बैंक एनओसी दे देता है। उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट की सारी स्कीम्स ऑनलाइन है। जैसे ही आपको एनओसी मिलता है, आप खुद अपने आप किसी भी अंत्योदय पोर्टल पे जाके या खुद अपने लैपटॉप से आप जो है आप ऑनलाइन अप्लाई करिए। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद सरकारी विभाग का कोई भी मेंबर या कोई डॉक्टर है या कोई भी मेंबर है, वो उस स्कीम को नकार नहीं सकता है। पारदर्शिता सरकार ने इस लेवल की बना दी है कि सब कुछ कंप्यूटर पे है। अगर सपोज करो कि अब कोई बंदा है, वो मेरे पास आया कि जी उसने पहले बैंक से एनओसी ले लिया, बैंक से एनओसी लेने के बाद वो मेरे पास आया और कि जी अब मेरा जो है आप लोन करवाओ, तो उसने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है। अब अगर मैं उस फाइल को रिजेक्ट करता हूं तो मेरे पास एक रीजन होना चाहिए कि मैं उसे क्यों रिजेक्ट कर रहा हूं, और उस रीजन को मैं ऑनलाइन डालूंगा। अगर उस बंदे में कोई कमी नहीं है तो मैं उसको ऑनलाइन क्या डालूंगा। तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने इस वक्त ऑनलाइन चीजें करके इतनी पारदर्शिता कर दी है कि अगर कोई चाहे तब भी कोई घपला नहीं कर सकता है। तो जब सामने वाले बंदे के पास पशु है, मेरे पास कोई है, ओमवीर जी आए, जैसे इन्हीं का एग्जांपल लेते हैं, ये मेरे पास आए थे कि जी ऐसे ऐसे हमें लोन चाहिए। तो मैनेजर ने एक बार नाट दिया, मैनेजर ने मना कर दिया कि लोन नहीं मिलेगा। मैंने जो है इनकी भैंस परचेज वगैरह करवा दी और फिर उसके बाद जो है मैं इनके साथ बैंक में भी गया। एक्चुअली क्या होता, मैनेजर बदल गया था। मतलब कि जब स्कीम डलवाई तब कोई और मैनेजर था, जब डिस्बर्समेंट की बात आई कि अब बैंक से पैसा निकलवाना है तब वो मैनेजर कोई और चेंज हो गया। तो मैनेजर मना कर रहा था, फिर मैं इनके साथ गया बैंक में। वहां पे जाके मैनेजर नए आए थे, वो कोई अर्बन एरिया से आए थे, मतलब कि शहरी जगह से आए थे, तो उनको गांव की स्कीम से पता नहीं था। उनको जाके मैंने स्कीम बताई और उन्होंने हैंड टू हैंड इनका लोन जो है पास करवा दिया। पारदर्शिता तो बहुत है, लेकिन बात है जागरूकता की कि आप कितने जागरूक हैं। पहले होता था कि फाइल आएगी सीधी और वो हम ही उसको करेंगे, पास करेंगे या फेल करेंगे। अब पास फेल का ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, आपको सीधा ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे अंत्योदय पोर्टल गवर्नमेंट ने खुलवा रखे हैं। आप वहां पे जाके खुद डालो कि आपके पास गाय है या भैंस है, उसकी कीमत आप वो कीमत भी आप खुद डिसाइड करो कि आपके हिसाब से आपकी भैंस की कितनी कीमत होनी चाहिए। आप 60,000 डालो, 70,000 डालो, 80,000 डालो, 1 लाख रुपए तक आप डाल सकते हो। अब आप अपनी भैंस की कीमत ही 60,000 लगा दोगे तो मैं उसको 80,000 कैसे करूंगा। आप ही उसकी कीमत 60,000 मानते हो, लेकिन आपने अपनी भैंस की कीमत लगा दी 80,000 रुपए, 85,000 रुपए। फिर उसके बाद मेरे को आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद एसडीओ साहब के थ्रू और वो कागज मेरे पास पहुंचे और मैंने वहां पे देखा ये तो भैंस मरने को तैयार है, हड्डियां निकली पड़ी हैं उसकी, कभी भी मर सकती है, तो मैं उसको कैसे पास करूंगा। भाई हमको भी तो सरकार का जवाब देना होता है। चलो इसमें एक बात और है, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें एज लिमिटेड है 18 से 55, मतलब 55 साल से ऊपर एज में नहीं होगा, 18 से कम में नहीं होगा। कोई कैंडिडेट 60 साल का है, कईयों ने आधार कार्ड गलत बनवा रखे हैं पेंशन के चक्कर में, वो एज तो नहीं है लेकिन वो उसमें हो रहा है 60 साल का, तो उनको दिक्कत है, नहीं होगा। एक ये बताऊं, जैसे ये प्रोसेसिंग हम डिपार्टमेंट, हमारा डिपार्टमेंट कर रहा है, तो हम देते हैं सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी हो या मतलब वैसी सब्सिडी हो, तो ये हम तो सब्सिडी देते हैं, लेकिन बैंक को पैसा देना है। 80,000 की भैंस है, उस पर जो ब्याज लगेगा वो देंगे या 25% देंगे, हम 50% देंगे, लेकिन बाकी पैसा बैंक का है। और देखो आज गांव में बहुत से ऐसे आदमी होंगे, किसी को तो आप 100 रुपए के लिए मना कर दोगे और कोई आपसे 50,000 मांगे तो नोट ले जाओ वही। क्यों? ये हर आदमी की क्रेडिट भी है। आप मतलब उसकी तरफ देखो, एक बैंक मैनेजर है, कोई भी आया है, आपको उसमें विश्वास तो दिलाना होगा ना, पैसा मैं वापस दे दूंगा, क्यों वो पैसा लगा रहा है आपके लिए, भैंस लोन में पैसा लगा रहा है, किस लिए? ब्याज लेने के लिए। बैंक का धंधा है, मैं पैसे जमा कराऊंगा, मेरे को 3% देगा, आप लोगे आपके 12% 14% लगाएगा। ये बीच का जो पैसा है वही बैंक का प्रॉफिट है, उसी में उनकी सैलरी, किराया, बिजली बिल, एसी सब चल रहे हैं। लेकिन अगर उसका मूल ही डूब जाएगा तो उसका सारा बंद हो जाएगा। तो इसलिए बैंक वाला देखो वहां थोड़ी दिक्कत आती है, सही कह रहे हैं, मैं मान रहा हूं उनकी बात भी, बैंक में जाके परेशानी ये आती है।
आपको बैंक में विश्वास दिलाना है कि भाई आपका पैसा वापस आएगा। अगर आपका लेन देन सही है, आपका खाता सही है, आपका गांव में भी व्यवहार सही है, बैंक वाला कई लोग ऐसे अप्लाई कर देते हैं, उनके घर जाके देखो 2 भैंस का 4 भैंस का अप्लाई कर दे, लेकिन वहाँ 1 भैंस बांधने की जगह नहीं है। मतलब उसको पशु रखने की जगह भी उसके पास होनी चाहिए, चारे फूस की जगह भी होनी चाहिए, और जो 20 पशु का डाल दे तो उसके पास कम से कम 2-4 एकड़ जमीन तो होनी चाहिए, हरा चारा भी डाल लेगा उनको पशुओं के लिए। तो ये थोड़ा सा बैंक में जाके दिक्कत तो आती है, लेकिन आप सही और उसको विश्वास दिलाएंगे, वो कहे जी गारंटी लूंगा, हाँ भी दूंगा तो करेगा। कईयों को तो 50% को तो क्या डरा देते हैं, बोलो जमीन धरूंगा, जमीन, फिर वो हुआ जमीन तो मैं ना धरूं, मेरे बाप के नाम है, मेरे अगर जमीन उसके नाम नहीं है, उसके पिताजी के नाम भी जमीन है, और वो ये कह दे, वो उनको गारंटी दे दे कि भाई पैसा मैं भरूंगा, मेरी लीज मॉर्गेज कर लो। अब सरकार ने नियम बना रखा है, ऐसे कोई भी किसान की जमीन नीलाम नहीं होती, पहले वाली बात नहीं है। लेकिन जो उनको डराने का होता है, वो कह देते हैं तो तुरंत वो आदमी पीछे हट जाता है, और जिसको करना है उसको कोई डरने रख ले भाई मॉर्गेज, क्या दिक्कत है। मैंने मकान बना रखा है, मकान का मैंने गिरवी रख रखा है, कर्जा ले रखा है, किस्त भर रहा हूँ, क्या दिक्कत है, मकान रख ले भाई। लेकिन अगर मैंने पैसा नहीं भरना तो फिर मकान में क्यों गिरवी रखूंगा, मेरा प्लाट और चलेगा, लेना बनाने का पैसा लिया है, प्लाट और चलेगा। तो अगर आदमी सही है और उसको करने की इच्छा है तो कर सकता है। थोड़ी प्रॉब्लम आती है, कोई भी काम करते हैं हम, थोड़ी बहुत समस्या तो आती। धन्यवाद सर। तो जैसे कि सर ने बताया, जागरूकता की कमी है, और जागरूक करने के लिए ही हमारा जो ये पशु चौपाल है वो आप लोगों को जागरूक करने के लिए, और सर से जो है वो उन स्कीम्स के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए ही हमारा मेन मकसद है। और कोई सवाल अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। मैं जैसे भैंस अब परिवार में से एक दफ़े लान ले लिया मिन्नी डेयरी के नाम से, और दोबारा से उसके जब बाप ने ले लिया, लड़का न्यारा रहे या सामलात भी रहे, तो दोबारा उसे मिल जाएगा जी? देखो, जो डेयरी लोन है, अगर एक आदमी ने 4 भैंस का ले लिया और फिर वो 6 का लेना चाहता है, 10 का लेना चाहता है, उसका लड़का तो वो अलग एंटिटी है, वो ले सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप डिफॉल्टर हो गए तो बैंक वाला उसके भी ऑब्जेक्शन लगा देगा। अगर आप डिफॉल्टर हो, हाँ, फिर बैंक वाला ऑब्जेक्शन लगा देगा जी इसका बापू डिफॉल्टर है, छोरे के नाम से ले रहा है, वो ले सकता है, वो अलग एंटिटी है, वो अलग एंटिटी। हाँ, और राशन कार्ड भी उसका अलग होना चाहिए। हाँ। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे आते हैं। जो हमने शुरू में कहा था कि 5 सवाल आपसे पूछा जाएगा, और आयुर्वेद लिमिटेड से डॉक्टर तन्मय सिंह पूछेंगे, और जो सही जवाब देंगे, जिनको आता होगा, आप प्लीज़ हाथ ऊपर कीजिएगा, एक एक करके आंसर लिया जाएगा, और जो भी मतलब सही जवाब देंगे उनको कुछ इनाम मिलेगा। सर, पहला सवाल बात करी थी कि मेन तो कई कंपनी का नाम क्या है, जिस कंपनी से हम लोग आए हैं, पहला वही है, किसको, ये किस कंपनी से हैं, मतलब जो के साथ कौन सी कंपनी ये कार्यक्रम करवा रही है। जी जी सर। आयुर्वेद जी। नाम हाँ, रमेश चौहान। अगला सवाल था, अगर पशु को भूख नहीं लगती है, पाचन समस्या है उसको, तो कौन सा इसमें से प्रोडक्ट बताया था? आप लोगों में से किसी को पता है कौन सा प्रोडक्ट? कि पाचन संबंधित बातें चल रही थी उस वक्त, बताया था ना कि ये पाउडर देने से। जी, आप रूचा मैक्स। आइए सर। मैडम, हमारे इलाके में ये किसान तीसरा सवाल पशु में दस्त की बात करी थी, दस्त रोकने के लिए पशु को अगर दस्त हो जाएंगे, डाय रोग। जी, आइए। दो और सवाल है। अभी मौका है, अभी गया नहीं है।
आपको वैसे नहीं बोलना है, हाथ ऊपर कीजिएगा, मैं आऊंगी। अभी डॉक्टर साहब एक वैक्सीन की बात कर रहे थे, कौन सी बीमारी के लिए बात हुई थी? वो डॉक्टर साहब ने एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे बात कर रहे थे एक बीमारी के लिए, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट का चल रहा है। हरियाणा गवर्नमेंट का चालू है, अभी हाल फिलहाल चल रहा है। कौन सी बीमारी थी वो? हाँ जी, जिसमें बच्चा भी गिर जाता है। क्या? मुंह खुर की बीमारी की नहीं। नहीं। कुछ बहुत से है, कुछ जा बताइए कौन बोले? इधर से कोई बोले थे? जी बताइए क्या नाम? आप शुरुआत कर दो, खत्म कर देंगे। जी, ब्रूसेला। ठीक, आ जाइए प्लीज। आ जाइए। आखिरी सवाल, अगर पशु की जेर अटक जाए या जेर ना गिरे, उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट देंगे? हाथ ऊपर। अगर पशु की जेर अटक जाती है, गिर जाती है, या जेर निकालने के लिए, समय पे जेर निकालने के लिए कौन सा प्रोडक्ट? अगर नाम ना याद हो तो यहाँ पे बताइए। जी सर, ये 105 चलेगी। जी सर, आइए। तो इसी के साथ मैं हमारे जितने भी आज एक्सपर्ट रहे हैं, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया और ये सारी जानकारी जो है वो यहाँ बैठे पशुपालकों को और ग्रीन टीवी के प्लेटफॉर्म से देख रहे सभी पशुपालकों को दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमारे यहाँ पे जितने भी पशुपालक भाई आए हैं, मैं आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ पे आए और आपने जो है अपना सहयोग या योगदान दिया इस कार्यक्रम में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आप लोगों के बीच आके। इसी के साथ मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके इलाके में या आपके एरिया, आपके गांव, आपके ब्लॉक, तहसील में हम पशु चौपाल का आयोजन करें, तो आप अपना डिटेल जो है ग्रीन टीवी के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953218363 या फिर 9540300003। तो फिलहाल आज के इस पशु चौपाल में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।